नमस्कार दोस्तों, बार टू बेंच एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने यह समझ लिया कि चकबंदी क्या होती है। हमने इसके विषय में कुछ जानकारी प्राप्त की थी। अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि चकबंदी के लाभों एवं हानियों के विषय में, कि चकबंदी प्रक्रिया के क्या लाभ हैं, क्या ज़रूरत है चकबंदी करने की, क्यों करें हम चकबंदी, क्या उद्देश्य है चकबंदी की प्रक्रिया का। दोस्तों, अगर आप चकबंदी का उद्देश्य जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप सबको उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 की उद्देशिका का अध्ययन करना चाहिए। उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 की उद्देशिका प्रियम्बल में यह कहा गया है कि चूंकि यह आवश्यक है कि कृषि विकास के निमित्त उत्तर प्रदेश में कृषि संबंधी जोतों की चकबंदी की व्यवस्था की जाए, अतएव ये अधिनियम बनाया गया है। अब इसका तात्पर्य क्या हुआ? इस उद्देशिका में हमें दो मुख्य पॉइंट्स माइंड में नोट रखने हैं। नंबर एक, कृषि विकास के निमित्त ये अधिनियम बनाया गया है, और नंबर टू, कृषि विकास के लिए कृषि संबंधी जोतों की चकबंदी की व्यवस्था की जाती है। तो एक तो ये एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड है, कृषि संबंधी जोतों की चकबंदी की व्यवस्था की जाएगी, और दूसरे उसका उद्देश्य है कृषि विकास। सरल भाषा में कहें तो खेतों की चकबंदी द्वारा ऐसी व्यवस्था करना जिससे उन खेतों की कृषि का विकास किया जा सके, यानी उपज बढ़ाई जा सके। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि चकबंदी प्रक्रिया से कृषि का ये विकास कैसे होगा। ये बात आप सब लोगों को समझनी पड़ेगी। देखिए, मैंने आपको अपने पहले वीडियो में ये बताया था कि चकबंदी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक किसान की अनेक स्थानों पर बिखरी हुई कृषि भूमियों को एक ही स्थान पर संयुक्त कर दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया से निम्नलिखित लाभ कृषक को होते हैं। नंबर एक, खेतों का प्रबंध करने में समय की बचत होती है, क्योंकि दूर दूर छोटे छोटे कई खेतों के स्थान पर अब एक ही जगह पे संयुक्त एक खेत का संपूर्ण प्रबंधन करना पड़ेगा। दूसरे, सीमाओं की संख्या में कमी होती है, जिससे सीमा विवादों को भी कम किया जा सकता है और कृषक अनावश्यक विवादों एवं मुकदमेबाजी से भी बच जाता है। तीसरे, बृहत्तर खेत होने की संभावना बढ़ जाती है। 10 जगह जरा सी जमीन के बजाय एक ही जगह बड़ा खेत उपलब्ध हो जाता है। इससे कृषि उत्पादन भी बढ़ जाता है। चौथे, खेत की सुरक्षा के विभिन्न कार्य जैसे सीमाबंदी, झाड़ियां लगाना, खाइयां बनाना आदि पहले की अपेक्षा अधिक सरलता से कृषक कर पाता है, क्योंकि अब 10 छोटे छोटे खेतों की जगह उसे एक बड़ा खेत मिल जाता है। क्योंकि पहले 10 छोटे खेत जो 10 जगह बिखरे हुए थे, जिनके लिए 10 जगहों का ध्यान रखना पड़ता था, उसकी जगह अब केवल एक ही जगह एक ही बड़े खेत की रक्षा करनी पड़ेगी। अगर पांचवें लाभ की बात करें तो कृषि भूमि पर चोरी अतिचार की संभावनाएं भी पहले की अपेक्षा काफ़ी कम हो जाती हैं। छठे लाभ की बात करें तो बीज बोने, हल चलाने, खाद डालने, सिंचाई करने आदि के कार्यों का नियंत्रण भी काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि पहले जो कार्य 10 अलग अलग खेतों में जा जाकर करने पड़ रहे थे, वही सारे कार्य अब केवल एक ही खेत में करने होंगे। और सातवें एवं अंतिम लाभ की बात करें तो फसलों के विभिन्न रोगों तथा कीटों का नियंत्रण भी पहले की अपेक्षा सुविधाजनक हो जाता है। देखिए दोस्तों, चकबंदी अधिनियम के उद्देश्य पर उच्चतम न्यायालय का एक लीडिंग केस है। उच्चतम न्यायालय ने
उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 के उद्देश्य को बताते हुए अत्तर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 1959 SC 564 में कहा है कि इस उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम का मुख्य उद्देश्य काश्तकारों को बिखरी हुई भूमियों के बदले एक संयुक्त क्षेत्र आवंटित करना है, जिससे व्यापक पैमाने पर कृषि सभी विद्यमान लाभों के साथ संभव हो सके। इस प्रकार सीमा रेखाओं की कमी करके भूमि को बचाया जाता है और सीमा विवादों की संख्या में भी कमी की जा सकती है। जोत के समेकन के परिणाम स्वरूप चकबंदी प्रक्रिया के अन्य भी काफ़ी सारे लाभ होते हैं, जो कृषि के विकास और खाद्यान्न के लिए उत्पादन को बढ़ाने में आशयित हैं, जो कि आज की आवश्यकता है। तो दोस्तों, मेरी नज़र में तो यह चकबंदी प्रक्रिया किसान के लिए एक वरदान के समान है। लेकिन क्या ये वास्तव में आज किसानों के लिए एक वरदान साबित हो रही है? यह बात आप जाकर किसी किसान से ही पूछें तो ज़्यादा अच्छा होगा। दरअसल भ्रष्टाचार हर अच्छी भली योजना को भी पलीता लगा देते हैं। चकबंदी क्रिया एक तो अत्यधिक कठिन है और दूसरे अत्यधिक खर्चीली भी। दूसरे, इस प्रक्रिया में समय बहुत ज़्यादा लगता है। मतलब आप लोग ये बात समझ लीजिए कि इसमें 7-7, 8-8 वर्ष भी लग जाते हैं। तीसरे, जो अधिकारी चकबंदी कार्य में लगे होते हैं वह सब भ्रष्ट तरीके अपना लेते हैं और भ्रष्ट तरीकों से चकबंदी का कार्य करने लगते हैं। वह आम जनता का भला करने के स्थान पर बाह्य प्रतिफल के लालच में कुछ धनी लोगों को लाभ पहुंचाने का कार्य करने लग जाते हैं। ऐसे में कुछ चालाक किसान इस मौके का और चकबंदी अधिकारियों की कमजोरियों का फ़ायदा उठाने लगते हैं और महंगे उपजाऊ चक अपने नाम में करवा लेते हैं, जिसके कारण सीधा साधा गरीब कमज़ोर तबके का किसान बर्बाद हो जाता है और आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो फिर क्या चकबंदी प्रक्रिया गलत है? क्या ऐसे कानून और ऐसी प्रक्रिया को समाप्त कर देना चाहिए? इसका उत्तर है नहीं। देखिए, चाकू फल सब्जी काटने के लिए काम आता है, लेकिन उसी चाकू से किसी व्यक्ति का गला भी कुछ लोग काट लेते हैं। तो कमी चाकू में नहीं है, गलत उपयोग तो किसी भी चीज़ का हो सकता है। गलती वस्तु में नहीं, गलत व्यक्ति की गलत सोच में होती है। चकबंदी प्रक्रिया के किसानों को अनगिनत लाभ होते हैं, बस ज़रूरत है उस सिस्टम को ईमानदार तथा और ज़्यादा संवेदनशील एवं जिम्मेदार बनाने की। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का विषय अच्छी प्रकार समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में मैं आपको पूरी चकबंदी प्रक्रिया संक्षेप में समझाऊंगा, जिसमें एक ही वीडियो से आप पूरी चकबंदी प्रक्रिया भली प्रकार समझ सकेंगे। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।